अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज़ पूछे गए थे क्वेश्चन बैंक के अंदर वो सॉल्व किए थे। आज हम लोग आगे के सवाल जो है वो हल करेंगे इंशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस है, 1 नंबर वाले क्वेश्चंस, पहले हम उनको हल करेंगे। पहला सवाल है बर्की मैग्नेटिसियत के लिए फैराडे के कवानीन लिखिए। ओके, इसके जवाब में आप लिखेंगे कि फैराडे के 2 कवानीन है बर्की मैग्नेटिसियत के। फिर नंबर 1 पहली हेडिंग फैराडे का पहला कानून। पहले कानून का स्टेटमेंट इस तरह से है कि जब किसी कॉइल के अतराफ मैग्नेटिसी मैदान में या मैग्नेटिसी नफाज में तब्दीली पैदा करते हैं तब उस कॉइल में अमाली ईएमएफ पैदा हो जाता है। ओके, इस स्टेटमेंट को बोलते हैं फैराडे का पहला कानून। फैराडे का दूसरा कानून जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि किसी कॉइल के अंदर पैदा होने वाले अमाली ईएमएफ की कद्र हमेशा मैग्नेटिसी नफाज की तब्दीली की शरह के साथ रास्त तनासुब में होती है। ये जो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है इसको आप फॉर्मूले में भी लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला आएगा E प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी। यहाँ पर E का मतलब है अमाली ईएमएफ और डी फाई बाय डी टी का मतलब है मैग्नेटिसी नफास की तब्दीली की शरह। ये दोनों एक दूसरे के साथ रास्त तनासुब में होते हैं। तो ये हो गए, यानी इस तरीके से आप फैराडे के दोनों कवानीन को लिख सकते हैं। ओके, चलिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है तकदीमी ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में लच्छों की जो तादाद है उनका क्या ताल्लुक़ होता है। आप लोग देखिए, मेरे ख़्याल से ट्रांसफार्मर वाला जो आर्टिकल है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि इस क्वेश्चन बैंक के अंदर तकरीबन हर सेक्शन के अंदर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल डेफिनेटली है। ओके, इसलिए आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से करो। ट्रांसफार्मर का बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है और वो कितने टाइप्स का है वो आगे चलकर अभी आज ही के लेक्चर में आ जाएगा, इसलिए उस वक्त पूरा डिटेल में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। आप देखिए फैराडे, आप याद रखिए कि ट्रांसफार्मर के अंदर 2 कॉइल होते हैं। एक कॉइल इस तरह से, बीच में एक कोर होता है और उसके बाद यहाँ पर दूसरा कॉइल होता है ऐसे। इसको हम प्राइमरी कॉइल बोलेंगे और इसको सेकेंडरी कॉइल कहेंगे। अब इसमें एक ख़ास बात यह है कि प्राइमरी जो है, तो प्राइमरी कॉइल के अंदर कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो उनको हम लोग N सफिक्स P लिख सकते हैं। ओके, और जो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में होंगे हम उनको लिखेंगे NS। यहाँ पर NP और NS जो है ये डिफाइन, ये जो नंबर है ये इस चीज़ को ये लोग डिसाइड करेंगे कि वो ट्रांसफार्मर कौन सी किस्म का होगा। ओके, अगर मान लो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अगर ये ज़्यादा है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी से, तो इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी में टर्न्स ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी में कम होते हैं। ओके, और इसका उल्टा, अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ज़्यादा है प्राइमरी के मुकाबले में, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी में ज़्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ओके, इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए इस जगह पर वो आंसर होगा इस तरह से कि NS मस्ट बी ग्रेटर देन NP, यानी नंबर ऑफ टर्न्स जो है सेकेंडरी में ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कम होंगे। ओके, इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। चलिए और आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 3 है वो शर्त बयान कीजिए जब हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के करीब रखे हुए 2 मुख्तलिफ कॉइल एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर जोड़ियाना यानी परफेक्टली कपल्ड हो गए हैं। तो आप देखिए, अगर आपके पास 2 अलग अलग कॉइल हैं, मान लो कि एक कॉइल आपने इस तरह से लिए और उससे मुतवाज़ी एक दूसरा कॉइल ऐसे रखा है, उससे बिल्कुल सामने रखा हुआ है मुतवाज़ी। आपको ये बताना है कि ये दोनों कपल्ड हैं। तो ये दोनों कपल्ड उस सूरत में आप बता सकते हैं जब इन दोनों के दरमियान कपलिंग जो है, कपलिंग का जो कांस्टेंट होता है जिसको कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहा जाता, आप उसको उर्दू में जोड़ियाना का ज़रीब कह सकते हो। तो जोड़ियाना का ज़रीब यानी कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की कीमत अगर 1 है, यानी उसको K कहें, उसकी अलामत कैपिटल K है, तो कैपिटल K की वैल्यू अगर 1 होती है तो उस सूरत में ये कहेंगे कि ये दोनों परफेक्टली कपल्ड हो गए हैं। ओके,
तो ये एक कंडीशन आप याद रखिए, ये एक शर्त है, बहुत आसान सी शर्त है कि आपको ये याद रखना है कि जोड़ियाना का ज़रीब यानी कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 होना चाहिए। ओके, तो इस तरह इससे होगा ये कि दोनों कॉइल के दरमियान जो मैग्नेटिसी नफास जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र होगा एक कॉइल से दूसरे कॉइल के अंदर। ओके, इस तरीके से इस पर्टिकुलर सवाल का जो जवाब है वो सिर्फ शॉर्ट में एक लाइन के अंदर उसका जवाब बस ये इतना सा होगा, इतना बड़ा उसका जवाब रहेगा कि अगर जोड़ियाना का ज़रीब यानी कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की कीमत जो है वो 1 हो, के इक्वल टू 1। ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, लेंस का कानून बयान कीजिए। देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। लेंस का जो कानून है वो ये कहता है कि जो ईएमएफ पैदा होगा वो डी फाई बाई डी टी के अपोजिट अंदाज में होगा, अपोजिट सेंस में होगा, यानी उनके दरमियान माइनस की अलामत आएगी। तो यहाँ पर आप याद रखो कि इस पर्टिकुलर जगह पर ये जो निगेटिव साइन हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये निगेटिव साइन असल में लेंस का कानून है। लेंस का जो कानून है वो ये बताता है कि कॉइल में पैदा होने वाला अमाली ईएमएफ हमेशा मैग्नेटिसी नफास की तब्दीली की शरह की मुखालिफत करता है और इसीलिए उसमें माइनस की अलामत इस्तेमाल करेंगे। तो ये है लेंस का कानून। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 है, दो कॉइल की एक जोड़ी का बाहमी अमालियत यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 हेनरी है। अगर एक कॉइल में से गुजरने वाला बरक़रार 0 से 20 एम्पियर तक वक्त 0.5 सेकंड में पहुंचता है तो दूसरे कॉइल में जुड़ने वाला मैग्नेटिसी नफाज क्या होगा। ओके, तो देखो ये सवाल में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, पहले उसको समझ लो। सबसे पहले आपको दिया हुआ है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन और दीगर जो कंसेप्ट है वो अभी आगे के सवालात में क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं अभी उस पर ज़्यादा मतलब डिटेल्स नहीं दूंगा। अभी सिर्फ आप याद रखो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है बाहमी अमालियत उसको कैपिटल एम से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कैपिटल एम की कीमत 1.5 हेनरी है, एच जो है वो हेनरी की अलामत है। इसके बाद जो करंट है एक कॉइल में से वो 0 से लेके 20 एम्पियर तक चेंज हुआ, तो इब्तिदाई कीमत 0 ले लेंगे, बाद वाली कीमत 20 एम्पियर ले लेंगे। इसके अंदर टाइम भी दिया हुआ है 0.5 सेकंड, तो यहाँ पे टाइम भी आ गया। ओके, चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आपको मैग्नेटिसी नफाज यानी डी फाई मालूम करना है। सबसे पहले हम लोग फैराडे का कानून यूज़ करेंगे। फैराडे का कानून है E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस साइन लेंस का कानून है, ये मान लो इक्वेशन 1 हो गई। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस, आप याद रखना म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उसकी जो उसका जो कोएफिशिएंट होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है M, वो हमेशा सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ और प्राइमरी कॉइल में बरक़रार के गुज़रने की शरह, बरक़रार की तब्दीली की शरह, इन दो लोगों का तनासुब होता है। एक बार फिर से आप देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो हमेशा सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ और प्राइमरी कॉइल में बरक़रार की तब्दीली की शरह, इन दो लोगों का तनासुब होता है। तनासुब का मतलब है डिवाइड करना। तो पहले हम लोग सेकेंडरी ईएमएफ लेंगे तो ES, इसको डिवाइड करेंगे प्राइमरी करंट, प्राइमरी कॉइल में से गुजरने वाला करंट की तब्दीली की शरह मतलब DIP बाई DT। ये जो चीज़ है ये कांस्टेंट आएगी और इसको हम लोग बोलेंगे M यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो देखो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस की तारीफ आ गई, M इज इक्वल टू माइनस E अपॉन DI बाई DT, माइनस साइन लेंस के कानून के हिसाब से। ओके, इसमें से आप DI बाई DT को शिफ्ट करो, उधर माइनस को भी शिफ्ट कर दो, तो E की वैल्यू आ जाएगी माइनस M DI बाई DT। अब इक्वेशन 1 भी E है और इक्वेशन 2 भी E है। ओके, देखो आपके सामने है दोनों इक्वेशंस। तो क्योंकि दोनों E की वैल्यू है इसलिए दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों का मवाजना करो। जब मवाजना करोगे, कंपेयर करोगे, तो ये होगा माइनस M DI बाई DT इक्वल टू माइनस डी फाई। आप देखो दोनों तरफ माइनस साइन आ गई, तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ये DT से ये DT कट जाएगा, तो फिर बचा कौन, M इंटू DI इक्वल टू डी फाई। ओके, आप देखो ये छोटा सा फार्मूला है लेकिन इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल गया। M यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसको चेंज इन करंट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा, मैग्नेटिसी नफास की तब्दीली मिल जाएगी। ओके, तो इस तरह से डी फाई इज इक्वल टू आ जाएगा M इंटू DI, और DI का मतलब होगा I2 माइनस I1 यानी बाद वाला करंट माइनस इब्तिदाई करंट।
चलो इसमें कीमतें रख दो लाकर। डी फाई इज इक्वल टू आएगा, एम की वैल्यू है 1.5 इंटू I2 की वैल्यू है 20 और I1 की वैल्यू है 0। तो इस तरह से डी फाई की वैल्यू आएगी 1.5 इंटू 20 माइनस 0 मतलब 20। अब आप देखो 20 को अगर आपने, ये जो 20 है इसको अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 15 ज़रब 2 यानी 30। तो इस तरीके से इसका जो फाइनल आंसर जो है वो आना चाहिए डी फाई इज इक्वल टू 30 वेबर। ओके, आप लोगों को जो क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है उसके अंदर इसका आंसर, इसका जो आंसर है वो 15 दिया हुआ है, 15 वेबर दिया हुआ है। ओके, लेकिन उसका करेक्ट कैलकुलेशन के साथ जो आंसर जो आता है वो है 30 वेबर। इसलिए आप तरीका जो है सॉल्व करने का, जो तरीका कैसा किया उसको आप देखिए, इस तरीके से उसको करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 6 है, ज़मीन के मैग्नेटिसी अमाला 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत वज़न 5 टेस्ला में 50 मीटर तक पंख की चौड़ाई वाला एक हवाई जहाज़ 400 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है। इस हवाई जहाज़ के दोनों पंख के दरमियान तैयार होने वाला अमाली ईएमएफ मालूम कीजिए। ओके, चलो देखते हैं। देखो इस सवाल के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ दी गई है, आप लोगों को देखो ज़मीन जो है वो खुद एक मैग्नेटिस है, तो ज़मीन का एक मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। तो यहाँ पर ये ज़मीन का मैग्नेटिक इंडक्शन है, 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत वज़न 5 टेस्ला। ओके, इसके बाद आपको बोला गया है कि एक हवाई जहाज़ है। अब यहाँ हवाई जहाज़ को आप तसव्वुर इस अंदाज में कर सकते हो, मान लो कि ये हवाई जहाज़ है ऐसे। ओके, और ये उसके पंख है ऐसे दोनों। तो इन दोनों पंखों के दरमियान टोटल ये वाली जो लेंथ है, यानी लेफ़्ट वाला पंख और राइट वाला पंख, तो दोनों मिलाकर जो टोटल जो लंबाई है वो आपको दी गई है 50 मीटर। ये जो जहाज़ है ये इस मैग्नेटिसी मैदान में दौड़ रहा है और उसकी दौड़ने की स्पीड है इतनी 400 मीटर पर सेकंड। अब आप एक चीज़ ध्यान में रखना, जब एक मैग्नेटिसी मैदान में कोई एक मौसिल मतलब जिसमें से करंट गुजरता है, कोई एक मौसिल जिस्म किसी मैग्नेटिसी मैदान में अगर दौड़ रहा हो, हरकत कर रहा हो, तो उस मौसिल के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाता। ओके, उसके अंदर बरकी मैग्नेटिसी अमाला की वजह से उस मौसिल जिस्म के अंदर अमाली ईएमएफ पैदा हो जाता है। अब आप गौर करो कि जो हवाई जहाज़ है वो एक मौसिल जिस्म है, क्योंकि वो मेटल से बना हुआ होता है। ओके, तो वो एक मौसिल है। उस मौसिल की लंबाई है 50 मीटर। 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत वज़न 5 टेस्ला नाम का एक मैग्नेटिसी मैदान है ज़मीन का, और ये हवाई जहाज़ ज़मीन के इस मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ रहा है 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो डेफिनेटली इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा। वो ईएमएफ कैसा मालूम करेंगे, उसके लिए आप चलो शुरू करते हैं। देखो आपको दिया हुआ है B इज़ इक्वल टू 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत वज़न 5 टेस्ला, ये मैग्नेटिसी मैदान हो गया ज़मीन का। इसमें L की कीमत है, लंबाई दी हुई है 50 मीटर, रफ्तार दी गई है 400 मीटर पर सेकंड और ईएमएफ मालूम करना है। तो आपको फार्मूला आना चाहिए। किसी मैग्नेटिसी मैदान में जब कोई मौसिल जिस्म तेज़ी से हरकत करता है तो उस वक्त उसकी जो लंबाई है, उस लंबाई के अंदर जो अमाली ईएमएफ पैदा होगा उसका फार्मूला होता है E इज़ इक्वल टू BLV, B इंटू L इंटू V। ओके, अब इसके अंदर आप कीमतें ला के रख दो तमाम। B की वैल्यू है 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत वज़न 5, L की वैल्यू है 50 मीटर, V की वैल्यू है 400 मीटर पर सेकंड। चलो अब इनको धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं। आप लोग देखो, सबसे पहले आप एक काम करो, ये 6 और 50 को ज़रब कर दो तो ये आ जाएगा 300। ओके, 300 आने के बाद अब ये कुछ इस तरह से हो गया। चलो और आगे बढ़ाते हैं। आगे इसको करें तो अगर आपने ये 3 और ये 4 को ज़रब करे तो ये हो जाएगा 12, और ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो मिलेंगे तो 10 की क़ुव्वत 4, ये ऑलरेडी पहले से 10 की क़ुव्वत 5 है। दोनों को अगर आपने सॉल्व किए, मतलब 10 की क़ुव्वत वज़न 4 और वज़न 5 को, तो ये आ जाएगा 10 की क़ुव्वत वज़न 1, और 12 के साथ इसको ज़रब करेंगे तो 1.2 होना चाहिए, मतलब आंसर आएगा 1.2 वोल्ट। ओके, तो उस जहाज़ में 1.2 वोल्ट का ईएमएफ सिर्फ दौड़ने की वजह से पैदा हो जाएगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल देखो। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 7।
वो है एक कॉइल में ज़ाती अमालियत 3 हेनरी है, इसमें से गुजरने वाला मुस्तकिल बरकी रौ 2 एम्पियर है। इस कॉइल के मैग्नातीसी मैदान में ज़ख़ीरा अंदोज़ तवानाई मालूम कीजिए। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट सवाल। सबसे पहले आप देखो कि इसके अंदर दिया हुआ क्या है। 2-3 चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहली चीज़ दी गई है कॉइल जो है उसका ज़ाती अमालियत यानी उसका सेल्फ इंडक्टेंस 3 हेनरी दिया हुआ है। इसमें से कांस्टेंट करंट गुजारे 2 एम्पियर की, ओके, और आपको पोटेंशियल एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर होगी वो मालूम करना है। तो अभी हमने मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में भी ये चीज़ डिस्कस किए थे। यू का जो फार्मूला है वो फार्मूला होगा हाफ इंटू एल इंटू आई का स्क्वायर। हाफ 1/2 एल जो है वो एक्चुअली एम की जगह पर आ गया, मास की जगह पर, और वी स्क्वायर की जगह पर आ गया आई का स्क्वायर। यानी ये बेसिकली वही फार्मूला है जो काइनेटिक तवानाई बिल हरकत का फार्मूला यूज़ करते हैं ना आप लोग। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ तो हाफ ही है, एम की जगह पर एल आ जाएगा और वी के जगह पर आई आ जाएगा, आई का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फार्मूले को याद रखो। तो देखो यहाँ फार्मूला जो है फार्मूला इस तरह से आ जाएगा U = 1/2 एल इंटू आई स्क्वायर। इसमें कीमतें रख दिए 1/2, एल की जगह पर 3, आई की जगह पर 2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, 2 से ये 4 कट जाता, ये हो जाएगा 6 जूल। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो 6 जूल होना चाहिए। यहाँ पर हमारे 1 नंबर वाले छोटे सवाल जो हैं वो सॉल्व हो गए पूरे। अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप नंबर 1 पर, यानी 2 नंबर वाले सवाल को अब हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है, सबसे पहला जो सवाल आप देख रहे हो वो ये है कि कहाँ और क्यों गर्दाबी बरकी रवें गैर ज़रूरी यानी अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल हो जाती हैं, उनको यानी गर्दाबी बरकी रवों को कैसे कम किया जा सकता है, उनको कम से कम करने का, मिनिमाइज़ करने का तरीका क्या होगा। ओके, चलिए देखते हैं इसको किस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कि गर्दाबी बरकी रौ को उर्दू में भंवरी बरकी रौ भी कहते हैं, और क्योंकि ये जो करंट है इनको फोकॉल्ट नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इनको फोकॉल्ट करंट भी कहा जाता। FOCAULT फोकॉल्ट करंट। ओके, अब फोकॉल्ट करंट या भंवरी बरकी रौ या गर्दाबी बरकी रौ या इंग्लिश में एडी करंट्स क्या होते हैं, तो इनकी डेफिनेशन देखिए इस तरह से है। जब किसी मौसिल जिस्म के अतराफ मैग्नातीसी नफाज में तब्दीली पैदा करते हैं, तब उस मौसिल जिस्म में मौजूद आज़ाद इलेक्ट्रॉन हम मरकज़ दायरवी हलकों में घूमने लगते हैं। इस तरह से छोटे छोटे दायरवी बरकी रवें तैयार हो जाती हैं। इन बरकी रवों को गर्दाबी बरकी रौ कहते हैं। ओके, मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन पहले भी बताया था, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। आप देखो, अगर आपने मान लो ये इस तरीके से एक सपोज़ करो कि आपने एक मेटल की एक शीट लिए, ओके, और इसको आपने एक ऐसे उमूदन मैग्नातीसी मैदान में रख दिए इस अंदाज में। तो जब आप इसको इस तरह से मैग्नातीसी मैदान में रखोगे तो इसके अंदर यहाँ जो इसमें ऐसे बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैग्नातीसी क़ुव्वत अमल करेगी, और वो जो मैग्नेटिक क़ुव्वत का जो असर होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो होता है कि वो उनको दायरवी अंदाज में घुमा देती है, यानी वो एक तरह से मरकज़ी क़ुव्वत बनकर काम करती है। तो होगा ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये इस तरीके से घूमना शुरू हो जाएंगे इस अंदाज में, कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ और बड़े, ऐसे अलग अलग दायरों में घूमना शुरू हो जाएंगे। इन दायरों के मरकज़ एक ही होंगे, यानी हम मरकज़ी दायरों में घूमेंगे। अब आप गौर से देखो कि अगर इलेक्ट्रॉन एक छोटे से दायरे में घूम रहा है तो वो एक छोटा सा करंट है, इलेक्ट्रॉन थोड़े से बड़े दायरे में घूम रहा है तो वो थोड़ा सा बड़ा करंट बन गया। तो इलेक्ट्रॉन की ये जो दायरवी हरकतें हो गई, इनकी वजह से वहाँ पर छोटे छोटे दायरवी करंट पैदा हो जाएंगे, और ये करंट होते हैं एडी करंट। ओके, अब ये जो एडी करंट है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, एडी करंट जो है वो बहुत सारी जगहों पर काम के भी हैं और बहुत सारी जगहों पर वो काम के नहीं भी हैं, मतलब वो अनडिज़ायरेबल भी हैं। कहाँ कहाँ पर काम के हैं वो हमने कल के लेक्चर में देखा था।
उस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इंडक्शन फर्नेस में इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, या फिर बहुत रफ्तार से अगर दौड़ रही है कोई ट्रेन तो उसका जो इंजन है उसमें जो इलेक्ट्रिक ब्रेक लगाते हैं, तो वो सब जगह पर एडी करंट के पॉजिटिव रोल था। यानी वहाँ हमने एडी करंट को यूज़ किया था, उनको इस्तेमाल किए थे। लेकिन कुछ जगह ऐसे होते हैं, कुछ जगहों पर मामला गड़बड़ा जाता, कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर एडी करंट निगेटिव रोल में आ जाते हैं, निगेटिव रोल प्ले करते हैं। उनमें सबसे बड़ा जो निगेटिव रोल उनका होता है वो होता है एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर ही। इलेक्ट्रोमैग्नेट में या जनरेटर के अंदर या मोटर में या डायनामो वगैरह के अंदर हम लोग आम तौर पर नर्म लोहा मतलब सॉफ्ट आयरन जो है वो यूज़ करते हैं। अब सॉफ्ट आयरन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पर, तो उसका रीज़न ये होता है कि सॉफ्ट आयरन की ये आदत होती है कि वो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है और बहुत जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। ये चीज़ हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है पूरा डिटेल में। ओके, तो इसमें एक मसला ये आ जाता कि ये जो नर्म लोहा जो है, जब आप इसको मैग्नेटिसी मैदान में रखते तो इसके अंदर एडी करंट जो है बड़े जल्दी से तैयार हो जाते, और वो जो एडी करंट है जब वो तैयार हो जाते तो फिर वो एडी करंट्स बहुत तेज़ी के साथ जो है इस मेटल को गर्म करना शुरू कर देते और वहाँ पर हीट एनर्जी जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती। अब ये जो हीट एनर्जी जहाँ जनरेट हो रही है तो एक्चुअली ये तो तवानाई का लॉस है, क्योंकि जनरेटर बोलो या मोटर बोलो या डायनामो लेते हैं, जो भी इस चीज़ आप ले रहे हो वो आपने हीट पैदा करने के लिए नहीं बनाए, उसको आपने किसी और पर्पस के लिए बनाया, लेकिन जो एनर्जी आप दे रहे हो वो एनर्जी का एक बड़ा पार्ट हीट में कन्वर्ट होके ज़ाया हो जा रहा है। ओके, तो ये जो चीज़ है ये एडी करंट का लॉस है। यानी एडी करंट इस तरह से निगेटिव रोल में भी, मतलब उसका भी निगेटिव रोल भी होता है। अब सवाल ये है कि हम इसको दूर कैसे करेंगे। तो देखिए, इसको दूर करने का जो तरीका है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यानी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ये अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछते हैं अलग अलग तरीक़ों से। इसके अंदर देखो, गर्दावी बरकीरों को अगर कम करना है तो हम ऐसे आयरन कोर को यूज़ करेंगे जो लैमिनेटेड शीट से बना हुआ हो। लैमिनेटेड शीट से, ये लैमिनेटेड शीट से बना हुआ कैसे होगा, तो इसको आप एक बार समझ लो। देखो, मान लो कि आपने नर्म लोहे की एक शीट लिए। अब आप क्या करो कि नर्म लोहे की इस शीट को प्लास्टिक लैमिनेशन कर दो, और प्लास्टिक लैमिनेशन करने के बाद अब आप नर्म लोहे की दूसरी शीट लेकर उसको इसके ऊपर रख दो, ऐसे इसके साथ चिपका दो। ये जो दूसरी शीट आपने रखे हैं इसका भी आप लैमिनेशन कर दो, और इसका लैमिनेशन करने के बाद इसके ऊपर आप तीसरी शीट रख दो, चिपका दो, मतलब लैमिनेटेड शीट। जब आप इस तरीके से अलग अलग शीट्स लेंगे और उनको लैमिनेट करके आपस में चिपका देंगे तो इनके चिपकाने की वजह से ये जो कोर तैयार होगा, इस तरह से जो कोर बनेगा, वो कोर के अंदर वो बना हुआ तो नर्म लोहे का ही है, लेकिन उसकी जो शीट्स है वो लैमिनेटेड, यानी उनके दरमियान प्लास्टिक लैमिनेशन करा हुआ है, जिसकी वजह से एक शीट का एडी करंट दूसरे शीट के एडी करंट्स के साथ मिलकर अपनी वैल्यू को बढ़ा नहीं सकता। हर एडी करंट अपनी अपनी शीट के अंदर महदूद रहेगा, उसकी वैल्यू कम रहेगी, नतीजे में उससे हीट कम पैदा होंगी। ओके, तो ये एक तरीका है कि हम लोग ऐसा आयरन कोर यूज़ करें जो लैमिनेटेड शीट से बना हुआ हो। ओके, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम आयरन कोर जो है, जो हम आयरन कोर लेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर बोलो या कहीं पर भी, जो आयरन कोर हम लेने वाले हैं उस आयरन कोर को जितना हम उसका सरफेस एरिया कम रखेंगे उतना एडी करंट कम बनेगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर आप याद रखो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसके अंदर कि सॉफ्ट आयरन जो है, सॉफ्ट आयरन से बना हुआ जो कोर है, तो उसको हम कम से कम रगबे वाला लेंगे ताकि एडी करंट जो है वो कम से कम हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल का जवाब आप लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला जो सवाल है वो है ज़ाती अमालियत और बाहमी अमालियत की तारीफ़ें बयान करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही मतलब बार बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर बनता है एग्ज़ाम में। तो आप लोग देखो, पहले इसको समझ लो एक बात, ज़ाती अमालियत क्या है। ज़ाती अमालियत का मतलब ये रहेगा कि जब आप किसी कॉइल में से कोई करंट गुजारोगे तो उस कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिसी नफाज पैदा होगा। वो जो मैग्नेटिसी नफाज है, उस मैग्नेटिसी नफाज की वजह से उसके अंदर अमाली ईएमएफ पैदा होगा। तो उस अमाली ईएमएफ को
अगर आपने बरकी रॉ की तब्दीली की शरह के साथ में तनासुब ले लिए तो जो तनासुब आएगा उसको हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। उर्दू में हम उसे कहेंगे ज़ाती अमालियत। ओके, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो कुछ हुआ वो एक ही कॉइल में हुआ। मैं उसको यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप देखो, उसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। सपोज़ करो आपने इस तरीके से एक कॉइल लिए। ओके, अब आप इस कॉइल में से कोई तो भी एक करंट पास करो। मान लो आपने आई करंट गुजारे। इस आई करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिसी नफास तैयार हुआ, जिसको हम फाई बोल सकते हैं। तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि फाई इज़ प्रोपोर्शनल टू आई। ओके, अब एक मज़ेदार बात ये होगी इसके अंदर कि जब आप ये इस तरीके से लोगे, यानी इस तरह से जब आप कॉइल में से आपने एक करंट गुजारे, उसकी वजह से मैग्नेटिसी नफास तैयार हुआ। इस मैग्नेटिसी नफास की वजह से इसके अंदर एक अमाली ईएमएफ बन जाएगा। ओके, वो जो अमाली ईएमएफ है मैं उसको ई से डिनोट कर देता हूँ। ये बैक ईएमएफ होता है, यानी ये निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा इधर लेंस के कानून के हिसाब से। तो ये जो ईएमएफ जो पैदा हुआ ये भी इसी कॉइल के अंदर पैदा हुआ, क्योंकि यहाँ तो एक ही कॉइल है जिसमें से करंट गुजारा गया। उसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिसी नफास पैदा हुआ, उसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिसी नफास की वजह से ये बैक ईएमएफ यानी अमाली ईएमएफ पैदा हो गया। कहने का मतलब जो कुछ हुआ वो इस एक कॉइल में हुआ। इसलिए ये जो फिनोमिनन है इसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, यानी जो कुछ हुआ वो सेल्फ खुद उसने किया, सब कुछ उसी के अंदर हुआ है, इसलिए इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। ओके, अब इसके लिए जो डायरेक्ट फार्मूला यहाँ दिया हम यूज़ कर सकते हैं वो फार्मूला है इस तरह से, L इज़ इक्वल टू E/di/dt। ओके, ये फार्मूला अगर आपको डायरेक्ट समझ में ना आए तो आप उसको थोड़ा सा समझ सकते हैं इस तरह से। आप देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि मैग्नेटिसी नफास जो है वो करंट पे डिपेंड होता है। तो ये आ जाएगा फाई प्रोपोर्शनल टू आई, और फिर प्रोपोर्शनलिटी हटा लेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट L इंटू आई। ओके, और अब आपको मालूम है कि जब हम ईएमएफ की बात करते हैं तो ईएमएफ के लिए फार्मूला क्या होता है, d∅/dt। तो इसके अंदर आप फाई की जगह पर वैल्यू ले लो, तो जैसी आप वैल्यू ले लेंगे आपको वैल्यू मिलेगी E इज़ इक्वल टू dLi/dt। ओके, आप देखो इसमें L कांस्टेंट है तो उसको L को बाहर कर दो तो वो क्या हो जाएगा, फिर L di/dt हो जाएगा। वो di/dt को आप उधर शिफ्ट कर दो तो वो E के नीचे चले जाएगा। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही नीचे जाएगा तो यहाँ पर आपको फार्मूला कुछ इस तरह से मिलना है, L इज़ इक्वल टू E/di/dt। अब आप इसको एक बार फिर से गौर से देखो, इसकी अगर आप इकाई बनाते हैं तो इसकी इकाई देखो क्या आएगा। ये जो E है EMF, इसकी इकाई होगी वोल्ट, और नीचे ये जो di/dt है इसकी यूनिट होना चाहिए एम्पियर पर सेकंड। दोनों के बीच में यहाँ पर बटे की अलामत है यानी अपॉन में है। इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इस ऊपर आ जाता, ये हो जाएगा वोल्ट इंटू सेकंड पर एम्पियर। तो ये यूनिट रहेगी सेल्फ इंडक्टेंस की, यानी ज़ाती अमालियत की जो इकाई है वो क्या है, वोल्ट इंटू सेकंड पर एम्पियर, और इसी को हेनरी कहते हैं, इसी को हेनरी कहा जाता है। एच से इसको डिनोट करेंगे। तो ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला जो टॉपिक आपको देखना है इसी सवाल के अंदर वो है बाहमी अमालियत, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है इसको समझना थोड़ा सा आसान है। देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस जगह पर सबसे पहले हम एक कॉइल लेंगे। ओके, फिर इसके सामने हम एक दूसरा कॉइल और ले लेंगे। अब आप पहले वाला जो कॉइल है इसमें से करंट पास करो। अब मान लो कि आपने इसमें से आई करंट पास किया, इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिसी नफास तैयार हुआ, इसकी वजह से इसमें ईएमएफ तैयार हुआ। तो अब आप गौर से देखो, ईएमएफ तैयार हुआ सेकेंडरी में और करंट पास करे थे प्राइमरी के अंदर, बराबर है। इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी बाहमी, दो लोगों के दरमियान बाहम म्यूचुअल, आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे का कोऑपरेशन इसके अंदर हमको नज़र आ रहा है। सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा हुआ है क्योंकि प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट को तब्दील किया गया। ओके, इसलिए इसका नाम म्यूचुअल रखा गया है। और जाहिर सी बात है इसमें तनासुब किसका लोगे, तो इसका तनासुब लेंगे इसकी तब्दीली के साथ, यानी ईएमएफ जो तैयार होता है तो उसको लेते हैं और उसका तनासुब लेंगे करंट की तब्दीली के साथ में। करंट प्राइमरी है यहाँ पर। चलिए आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। देखो इसका डेफिनेशन ऐसा होगा,
जब किसी प्राइमरी कॉइल में से बरकीराव गुजारते हैं तब उसमें मैग्नेटिसी नफास बनेगा। इस मैग्नेटिसी नफास के बदलने की वजह से, तब्दीली की वजह से, जो दूसरा कॉइल है सेकेंडरी कॉइल, उसमें ईएमएफ तैयार होगा। तो जो सेकेंडरी कॉइल है उसका ईएमएफ यानी अमाली ईएमएफ और प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट गुजरा था उसकी तब्दीली की शरह, इन दो लोगों का तनासुब लो, वो मुस्तकिल मिलेगा और उसे कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी बाहमी अमालियत। ओके, तो इस तरह से इसका फार्मूला क्या बनेगा, m इज इक्वल टू, इसका फार्मूला बनना चाहिए इस तरह से, m इज इक्वल टू ई सफिक्स एस अपॉन डी आई पी बाई डी टी। आप देखो ई सफिक्स एस का मतलब क्या हुआ, ईएमएफ इन सेकेंडरी, और डी आई पी का मतलब क्या है, करंट इन प्राइमरी। ओके, प्राइमरी में जो करंट गुजारे थे उसकी तब्दीली की शरह नीचे लेंगे और ऊपर सेकेंडरी का ईएमएफ लेंगे। ओके, अब ये वाले फार्मूले के अंदर वापस हम तमाम इकाइयाँ ला के अगर रखते हैं तो देखो, ई एस की इकाई होगी वोल्ट, डी आई पी की इकाई होगी एम्पियर, डी टी की इकाई होगी सेकंड, वो सेकंड ऊपर चले जाएगा। तो टोटल मिलाकर यूनिट क्या मिली, वोल्ट इंटू सेकंड पर एम्पियर। लेकिन वोल्ट इंटू सेकंड पर एम्पियर को हटाकर आप हेनरी ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों की जो इकाई है, ऐसा इकाई, वो हेनरी है। ओके, और हेनरी का रियल में जो मतलब है वो है वोल्ट इंटू सेकंड पर एम्पियर। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वजाहत कीजिए कि किस तरह आपस में मुतवाज़ी तरतीब में जोड़े गए दो कॉइल की माहासिल अमालियत हमेशा एक कॉइल की इनफिरादी अमालियत से भी कम होती है। देखो, बहुत मज़ेदार सवाल है। आपको ये बोला जा रहा है कि दो कॉइल हैं जिनको मुतवाज़ी जोड़ दिए, दो कॉइल को एक दूसरे के साथ में मुतवाज़ी जोड़े, उनको मुतवाज़ी जोड़ने पर उनका जो माहासिल अमालियत जो बनी वो उनमें से हर एक की यानी इंडिविजुअल जो अमालियत थी उससे भी कम होगी। ओके, तो ये कैसे हो सकता है, तो इसको आप एक बार इसको समझ लो। देखो, इसका पहले मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले आप ऐसा समझो कि आपने यहाँ पर एक कॉइल ली है, इसका इंडक्टेंस L1 है। ओके, अब आप इसके सामने दूसरा कॉइल ले लो, यहाँ पर आपने दूसरा कॉइल लिए, इसका जो ज़ाती अमालियत है वो L2 है और ये एक दूसरे से मुतवाज़ी रख दिए हैं। आप याद रखना, जब आप दो लोगों को मुतवाज़ी अंदाज में जोड़ देते हैं तो उन दोनों का जो अमालियत का फार्मूला जो बनता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाला फार्मूला बन जाता। यानी जैसा रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो जो फार्मूला लगता है वही फार्मूला इनके लिए भी लागू होगा, और वो फार्मूला आएगा 1/L इज़ इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। और इसके अंदर आप याद रखना, ये जो L है ये L1 और L2 दोनों से भी कम होता है, यानी L1 से भी कम रहेगा और L2 से भी कम रहेगा। ओके, तो ये उसका बेसिक रीज़न है। अब इस चीज़ को आप लिखोगे कैसे, यानी समझाने के लिए तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन इस तरीके से कर दिया कि दो कॉइल को अगर आप मुतवाज़ी लेते हैं तो उनकी अमालियत को आप मुतवाज़ी तरतीब के फार्मूले से जोड़ेंगे, और मुतवाज़ी तरतीब के फार्मूले के अंदर क्योंकि फार्मूला 1/, का आता है, इसलिए रिज़ल्टेंट जो ईएमएफ रिज़ल्टेंट जो अमालियत आएगी L, वो इंडिविजुअल ईएमएफ इंडिविजुअल इंडक्टेंस यानी L1 और L2 दोनों से भी कम होती है। इस चीज़ को लिखने का जो तरीका रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। आप ये स्टेप्स देख लो बराबर। पहले देखिए, सबसे पहली स्टेप के अंदर आप इसके यानी जवाब को आप अलग अलग पॉइंट्स में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट ऐसा लिखेंगे आप लोग, मुतवाज़ी तरतीब के लिए हर एक कॉइल में से गुजरने वाला बरकीराव हमेशा मजमूई बरकीराव का एक कसर होता है, यानी लेकिन दोनों को मिलने वाला बरकी का यकसा होता है। तो देखो, पहली बात हमने ये करे कि अगर दो कॉइल को आप मुतवाज़ी जोड़ते हैं तो करंट दोनों में डिवाइड होगा, लेकिन वोल्टेज दोनों में डिवाइड नहीं होगा। दोनों को बरकी का एक जैसा मिलेगा लेकिन करंट दोनों में तकसीम होगा। पहली चीज़, करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है जबकि बरकी का तकसीम नहीं हुआ। ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स। ओके, वो ध्यान में रखो। आप दो मज़ाहमतों को मुतवाज़ी जोड़ दिए तो क्या होता, तो वो सारे मामले हैं ये। सेकंड पॉइंट, इस हालत में मजमूई बरकीराव की जो तब्दीली है उसकी वजह से बरकी कवा में कोई तब्दीली पैदा नहीं होगी, यानी जो ईएमएफ जो हो रहा है यहाँ, जो बरकी कवा जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है दोनों के लिए मुतवाज़ी में।
यही वजह है कि बरकी कवा और मजमूई बरकी रौ की तब्दीली की शरह का जो तनासुब है वो बहुत कम होता है, यानी माहसिल अमालियत की कीमत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। ये हो गया, और लास्ट में उसका आपने रिज़ल्ट दे दिया नंबर 4 में कि जो दो लोग अगर मुतवाज़ी जोड़े में गए हैं तो उनकी जो माहसिल अमालियत है वो हर एक कॉइल की इनफरादी अमालियत के मुकाबले में कम होती है उससे भी। ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 4। एक कॉइल में पैदा होने वाला अमाली ईएमएफ की कीमत 96 मिली वोल्ट है, जबकि उसके मुतवाज़ी रखे हुए दूसरे कॉइल में से बरकी रौ 1.20 एम्पियर पर सेकंड की शरह से बढ़ रही है। इन दोनों कॉइल के दरमियान बाहमी अमालियत का मुस्तकिल मालूम कीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का सवाल है। इसको आप कैसे करोगे उसको समझ लो एक बार। सबसे पहली चीज़ आपको दी गई है सेकेंडरी कॉइल के अंदर पैदा होने वाला ईएमएफ, अमाली ईएमएफ, वो है 96 मिली वोल्ट। मिली नहीं चलेगा तो उसको चेंज कर लो। मिली हटाने के लिए आपको 10⁻³ लेना पड़ेगा। ओके, तो ई एस आ गया 96 10⁻³ वोल्ट। फिर dIP/dt यानी प्राइमरी के अंदर करंट जो तब्दील हो रहा है वो कौन सी शरह से चेंज हुआ, तो वो कीमत आपको दी गई है 1.20 एम्पियर पर सेकंड। आपको m मालूम करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उसका कोएफिशिएंट आपको मालूम करना है। तो जब आप इसको यूज़ करोगे इसकी डेफिनेशन को, तो आपको फार्मूला मिलेगा m = ES यानी अमाली EMF अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी dIP/dt। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। जब वैल्यूज़ रखोगे ये ऐसा आ जाएगा 96 10⁻³ अपॉन 1.20। ये जो 1.20 है इसको आप 12 ज़रब 10 की क़ुव्वत वज़ा 1 लिख सकते हो। फिर आप देखो 96 को 12 से डिवाइड कर दिए तो 12 × 8 = 96 यानी 8 से कट गए हो, बराबर है। तो यहाँ पर ये 12 से ये 96 कट गए, यहाँ 8 आ गया। 10 की क़ुव्वत वज़ा 1 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो 10 का पावर हो जाएगा +1। अब -3 और +1 यानी -2, तो ये आ जाएगा 8 ज़रब 10 की क़ुव्वत वज़ा 2 हेनरी। वज़ा 2 का मतलब होगा, आप उसको डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट पीछे ले जा सकते हैं, 0.08 हेनरी। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो और आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल जो है ये भी एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड जैसा ही सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये ऑलरेडी कुछ देर पहले हमने हवाई जहाज़ के रूप में ये सवाल कर चुके हैं, वही सवाल है, उसको रिपीट करें, यहाँ पे बदल करें। एक रेलवे इंजन के दोनों पहियों के दरमियान लगाए गए एक्सल की लंबाई 1.75 मीटर है। ये इंजन 50 किलोमीटर/आवर की मुस्तकिल रफ्तार से दौड़ रहा है। ज़मीन के मैग्नेटिसी मैदान का उमूदी अमाला यानी BV की कीमत 5 ज़रब 10 की क़ुव्वत वज़ा 5 टेस्ला है। इस एक्सल में तैयार होने वाला अमाली EMF मालूम कीजिए। ओके, देखो बहुत आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल के अंदर आपको इस मरतबा, यानी पिछली बार आपने ये सवाल हवाई जहाज़ का किए थे, इस मरतबा आपको रेल का दिया हुआ है। इसको पहले आप विजुअलाइज कर लो। देखो इसका मीनिंग क्या है। आप ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ पर आपके पास रेलवे इंजन का एक पहिया है, ओके, और इससे कुछ दूरी के ऊपर एक आपने दूसरा पहिया ऐसे लिए इधर। ये 2 पहिए हैं रेल के इंजन के, ओके। अब ये जो 2 अलग अलग जो पहिए आपने लिए, तो इनको जोड़ने के लिए आपके पास जो है एक रॉड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस जगह पर एक रॉड लेंगे इस तरह से। ये थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे हो जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा से बनाता हूँ। आप दोबारा से देखो यहाँ पर ये एक पहिया और ये दूसरा पहिया, ओके। दोनों के दरमियान एक रॉड, ये जो रॉड है इसको बोलते हैं एक्सल। अब इस एक्सल होता ये है कि जब ये पहिए आग घूमते हैं, जैसे मान लो ये पहिया ऐसे घूम रहा है और ये पहिया ऐसे घूम रहा है, तो इनकी वजह से ये एक्सल भी घूमेगा और ये आगे बढ़ेगा। जब ये आगे बढ़ेगा तो ये क्रॉस करेगा ज़मीन के मैग्नेटिसी मैदान को। तो ये ज़मीन के मैग्नेटिसी मैदान के अंदर जब कोई मौसिल सलाख जब हरकत करती है तो उसके अंदर अमाली EMF पैदा हो जाता, ओके। इसलिए यहाँ पर भी वो अमाली EMF पैदा हो जाएगा। चलो इसको शुरू करते हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। देखो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है उस एक्सल की, यानी वो जो मौसिल सलाख जो दी हुई है आपको दोनों पहियों के दरमियान जोड़ने वाली, उसकी लंबाई है 1.75 मीटर, ओके। तो ये 1.75 मीटर। अब आपको यहाँ पर आप देखो इसको कि इसकी वेलोसिटी जो है वो 50 किलोमीटर/आवर की स्पीड में दी गई है।
इसको आप एक बार समझ लो, ये ऑलरेडी पहले भी हम लोग किया कर चुके हैं। 50 किलोमीटर का मतलब रहेगा 50 ज़रब 1000 मीटर, और पर आवर है यानी घंटा, तो घंटे को आपको सेकंड बनाना है। आपको मालूम है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसलिए 60 ज़रब 60 से इसको डिवाइड करेंगे। 50 किलोमीटर को पहले मीटर बनाओ 1000 से ज़रब करके, और घंटा जो है आर जो है तो उसको सेकंड बनाना है, तो आप पहले घंटे को 60 मिनट में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए एक बार 60 से ज़रब करेंगे, और फिर 60 मिनट जो है उनको सेकंड बनाएंगे, तो और उसको एक बार 60 से ज़रब करना पड़ेगा। ये सब होने के बाद आपके पास कुछ जो चीज़ मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी। तो अब आप इसमें से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये 2 ज़ीरो यहाँ पे कट जाएंगे, ओके, और फिर ऊपर 50 ज़रब 10 यानी 500 हो जाएगा, नीचे 6 ज़रब 6 यानी 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं रफ्तार की। तो चलो देखते हैं और आगे। मैग्नेटिसी हमारा आपको दिया हुआ है 5 ज़रब 10 की क़ुव्वत वज़ा 5 टेस्ला। EMF मालूम करना है। ऑलरेडी हमने ये फार्मूला भी कुछ देर पहले भी यूज़ किया हुआ है वो जहाज़ के सवाल में। EMF का फार्मूला आएगा BLV। यहाँ पर B की जगह पर B सफिक्स V लिए, V मतलब वर्टिकल के लिए। असल में यहाँ पर मैं चलो एक चीज़ वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। आप देखो ज़मीन का जो मैग्नेटिसी हमारा है उसको आप इस तरह से 2 अंदाज में ले सकते हैं, यानी मैग्नेटिसी हमारा के 2 कंपोनेंट ले सकते हैं। एक कंपोनेंट का नाम रहेगा B हॉरिजॉन्टल और एक का नाम रहेगा B वर्टिकल, ओके। और जब आप कोई सलाख लेते हैं, कोई रॉड वगैरह लेते हैं, तो जाहिर सी बात है रेल की जो रॉड है वो ऐसी रहेगी। अब वो पैरेलल है BH से, तो BH की वजह से, यानी ये जो BH है, इस BH की वजह से इस रॉड में कोई EMF पैदा नहीं होगा, क्योंकि ये हमने इससे पहले लेक्चर के दौरान पढ़ चुके हैं ये बात कि अगर मौसिल जिस्म और मैग्नेटिसी मैदान अगर एक दूसरे से उफ़क़ी हालत में है, तो उफ़क़ी हालत के अंदर उन दोनों के दरमियान में कोई EMF पैदा नहीं होता, ओके। तो BH की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उमूदी मैग्नेटिसी हमारा BV जो है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, उसकी वजह से EMF पैदा होने वाला है। इसलिए यहाँ पर फॉर्मूले में हमने स्पेशली B सफिक्स V लिया हुआ है। अब इसमें कीमतें ला के रख दो, तो आप देखो E इक्वल टू आ जाएगा 5 ज़रब 10 की क़ुव्वत वज़ा 5, यानी ये ज़मीन का मैग्नेटिसी हमारा 1.75। उस रॉड की लंबाई ज़रा 50 किलोमीटर पर सेकंड था, किलोमीटर पर आवर था, तो उसको हमने कन्वर्ट करना है 1000 से मल्टीप्लाई करके और 60 ज़रब 60 से डिवाइड करके, ओके। अब आप जब इसको हल करना शुरू करोगे तो देखो कुछ इस तरह से आपको नंबर मिलते चले जाएंगे। यहाँ पर आप गौर से देखो कि पिछले वाले तमाम नंबरों को हल करें तो ये नंबर मिल रहा, ओके। 10 का पावर वज़ा 5 ऑलरेडी उसमें मौजूद है पहले से। इसके बाद अगर आपने इन नंबरों को और आगे हल किए तो आगे हल करने का तरीका ये होगा कि ये 0 और ये 0 से ऊपर के ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे, ओके। और जब आप ये जो 10 है इससे आप इसको नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से हट जाता है इसका, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर 4375 बन जाएगा। और इसको 10 के पावर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक डिजिट पीछे जाएगा। एक डिजिट मतलब उसमें एक ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर एक ज़ीरो आ गया और डिवाइडेड बाय 36 है। फिर जब आप इसको 36 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 0.001215 वोल्ट। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आप डेसिमल पॉइंट को यहाँ ला सकते, 3 डिजिट आगे लाओगे तो ये बन जाएगा 1.215 इंटू 10 का पावर -3 वोल्ट। और ये जो -3 है 10 का पावर -3 का मतलब मिली होता है, इसलिए हमने यहाँ पर उसको हटाकर मिली वोल्ट लगा दिए, ओके। मुझे उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन समझ में आए होंगे। इस तरह से इसको हल करेंगे। चलिए और आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 जो है ये सवाल भी कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, अलग अलग स्टाइल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत आसान है। आप देखो सवाल क्या है। एक हल्का यानी लूप से मुताल्लिक मतलब उससे जुड़े हुए मैग्नेटिसी नफाज फ़ाई बराबर 8t² + 6t + 2 इस मसावत से ज़ाहिर किया जाता है। यानी मैग्नेटिसी नफाज को यहाँ पर एक मैथमेटिकल इक्वेशन, टाइम के रूप में एक मैथमेटिकल इक्वेशन में दिया हुआ है। फ़ाई = 8t² + 6t + 2, ओके। यहाँ पर फ़ाई को मिली वेबर में और टाइम को यानी टी को सेकंड में ज़ाहिर किया गया है।
वक्त t बराबर 2 सेकंड पर इस हल्के में कितना अमाली ईएमएफ पैदा होगा वो मालूम करना है। ओके, तो चलिए पहले ये सवाल, इतने सवाल को पहले हम हल कर लेते हैं। क्या किस तरह से इसको करेंगे वो देखो। सबसे पहले आपको यहाँ पर फाई जो है मैग्नेटिसी नफाज, उसकी इक्वेशन दी गई है 8t² 6t+2, टाइम 2 सेकंड दिया हुआ है और ईएमएफ मालूम करना है। अब आप देखो मैग्नेटिसी नफाज इतना है, फाई इज इक्वल टू d5 8t² + 6t+2। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। जैसे आप इसका डेरिवेटिव लेंगे देखो ये क्या हो जाएगा, आपको सबको आइडिया है उस चीज़ का। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि डेरिवेटिव आप किस तरह से लेंगे। ये वाले नंबर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो देखो ये क्या होगा, 8 इंटू ये जो t का स्क्वायर है ये बाजू में उतर जाएगा और t अकेला बचेगा और उसका पावर बनेगा t 2 - 1। ज़ाहिर है 2 - 1 इन्हें 1, और ये 8 ज़रब 2 कितना हो जाएगा 16। तो इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव है ये हो जाएगा 16t। ओके, इसके बाजू में ये जो 6t है इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 6 और t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 यानी 6। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव हो गया 16t और दूसरी वाली टर्म का डेरिवेटिव हो गया 6 और तीसरा जो है वो 2 है, वो एक कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ओके, तो इस तरीके से आप उसका डेरिवेटिव निकालोगे। तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, d5/dt = 16t + 6 + 2। ओके, आप लोग देखो यहाँ पर 16t जो है वो पहले वाली टर्म का डेरिवेटिव, 6 दूसरे वाली टर्म का डेरिवेटिव और प्लस में 0 है वो तीसरे वाली टर्म का 0 है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये आ गया d5/dt = 16t + 6। अब आप t की जो वैल्यू है आपको 2 सेकंड दी गई थी तो आप t की जगह पे 2 रख दो, तो d5/dt आ जाएगा 16 × 2 + 6। ज़ाहिर है 16 × 2 हो जाएगा 16 दूनी 32 और 32 में 6 मिलाए तो 38, तो d5/dt कितना हो जाएगा 38। चलो अब आप फैराडे के कानून पर आओ। फैराडे का ये कहना था, फैराडे का जो कानून है वो ये था कि अमाली ईएमएफ की जो कद्र है वो d5/dt के बराबर होगी। ओके, इसलिए यहाँ पर अमाली ईएमएफ की कद्र इज इक्वल टू आ जाएगा d5/dt की कद्र, और d5/dt की कद्र है 38, तो आ जाएगा 38। अब सवाल आएगा कि इसकी यूनिट क्या लगाओगे। अब आप देखो ईएमएफ की यूनिट जो है ये जो यूनिट है वो आप कहाँ से लाओगे, कैसे लगाओगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि जो फाई है वो आपको काय में दिया हुआ है। अगर वो आपको डायरेक्ट वेबर में दिया हुआ है तो इसका आंसर ओल्ट में आएगा। ओके, और अगर ये मिली वेबर में है तो फिर इसका आंसर मिली ओल्ट में आएगा। अगर ये माइक्रो वेबर दिया जाए तो यहाँ पर ये माइक्रो ओल्ट आएगा। यानी इस पर से आपको अंदाज़ा लगाना है, जो यूनिट फाई की रहेगी, जो यूनिट मैग्नेटिसी नफास की रहेगी, उसको देखकर आप यूनिट बनाएंगे ईएमएफ की। ओल्ट यूनिट जो रहेगी, ओल्ट के साथ में क्या लेंगे, यानी अगर मैग्नेटिसी नफास जो है वो अगर वेबर में है तो आपका ईएमएफ ओल्ट में आएगा। ओके, चलो ये हो गया यहाँ पर सवाल नंबर 6। अब इस सवाल के बारे में मैं एक और बात आपको बता देता हूँ, फिर हम अगले सवाल पे जाएंगे। आप देखो ये जो सवाल है यहाँ पर, इस सवाल में अक्सर करके कई मरतबा आर की कीमत भी दी जाती है सवाल में, यानी मज़ाहमत दी जाती है और फिर आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसमें कितना करंट पैदा होगा। तो देखिए बहुत ही मतलब एक स्टेप ये सवाल आगे बढ़ जाएगा। अब जब पूरा सवाल आप इसी तरह से हल करेंगे और ई मालूम करोगे, जैसे अभी आपने ई मालूम करा, आपको मिला ई बराबर 38 मिली वोल्ट। अब आप ओहम का कानून यूज़ करोगे, यानी इसके बाद आपको ओहम का कानून यूज़ करना है। ओहम का कानून होता है V = R × I। यहाँ पर ये जो V है इसकी जगह पर आप E ले सकते हैं। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, E की कीमत हमने मालूम कर ली है, R आपको दिया हुआ है, इस पर से ये वैल्यूज़ रखेंगे और फिर उस पर से I की कीमत जो है वो मालूम करेंगे। ओके, तो इस तरह से अगर मान लो ऐसा ही सवाल, सेम यही वाला सवाल, सेम मतलब इसी टाइप का, फाई जो है मैग्नेटिसी नफास जो है वो अगर मान लो टी की इक्वेशन में अगर दिया जाए, फाई बराबर समथिंग टी में अगर वो दिया हुआ है तो उस, और साथ में उसके अंदर मज़ाहमत भी दे दिए, रेजिस्टेंस भी दे दिए, तो फिर करंट पूछे तो उसको इस तरह से आप हल करोगे, यानी पहले ईएमएफ निकालेंगे और फिर उस पर से ओहम का कानून यूज़ करके आप करंट की जो कीमत है वो मालूम करेंगे। ओके, चलो अब चलते हैं हम लोग
अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 7, वो ये है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के दरमियान इम्तियाजी फ़र्क लिखो। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आप देखो, ट्रांसफार्मर का मतलब होता है, ट्रांसफार्मर जो है वो एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा आला है जो छोटे एसी को बड़े एसी में और बड़े एसी को छोटे एसी में कन्वर्ट करता है। एसी का मतलब एयर कंडीशन नहीं है, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट है, बदलने वाला करंट। ओके, तो यहाँ पर आप याद रखो, ट्रांसफार्मर का की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन यही होती है कि ऐसा आला जो छोटे एसी को बड़े एसी में तब्दील कर सकता है और बड़े एसी को छोटे एसी में तब्दील कर सकता है, तो उसको हम ट्रांसफार्मर कहेंगे। और ये डेफिनेशन को देखकर ही समझ में आ रहा है कि ट्रांसफार्मर दो टाइप के हैं। एक होना चाहिए बढ़ाने वाला, छोटे को ज़्यादा करने वाला, और दूसरा होना चाहिए ज़्यादा को छोटा करने वाला। तो ज़्यादा को छोटा करने वाला स्टेप डाउन होता है और छोटे को बड़ा करने वाला स्टेप अप होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले वाला जो है, यानी ये जो पहले वाला जो आप देख रहे हो स्टेप अप, वो है छोटे को बड़ा करने वाला। तो इसका पहला पॉइंट रहेगा कि ये ट्रांसफार्मर छोटे एसी को बड़े एसी में तब्दील करता है। जाहिर है स्टेप डाउन के अंदर आप इसका उल्टा लिखेंगे, वहाँ आपको बोलना पड़ेगा बड़े को छोटे में करता है। ओके, सेकंड पॉइंट, अब क्योंकि ये छोटे को बड़ा कर रहा है, इसका मतलब इसके प्राइमरी में कम तादाद होंगी लच्छों की, टर्न्स की तादाद कम होंगी, तो और सेकेंडरी के अंदर ज़्यादा होंगी। तो हम यहाँ पर इसी के बारे में लिखेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर, यानी ये पहला पॉइंट तो हो गया यहाँ पर। अब दूसरे पॉइंट के अंदर हम बोलेंगे कि इसके अंदर प्राइमरी कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम होंगे, सेकेंडरी में ज़्यादा होंगे, एनएस ज़्यादा होगा, एनपी छोटा होगा। ओके, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट ये वाला है कि प्राइमरी कॉइल के अंदर ईएमएफ जो है वो कम होगा, सेकेंडरी में ईएमएफ ज़्यादा होगा, तो सेकेंडरी का ईएमएफ बड़ा होगा प्राइमरी के ईएमएफ से। और अब आप एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पर ये जो ES अपॉन EP है, इसी को हम K कहते हैं। K का मतलब है ट्रांसफार्मर रेशो, यानी ट्रांसफार्मर का तनासुब। अब ES अगर बड़ा है EP से तो K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और ES अगर छोटा है EP से तो K की वैल्यू लेस देन 1 होगी। इसलिए आपका जो चौथा पॉइंट यहाँ पर बनेगा, वो चौथा पॉइंट इस तरह से आएगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए K की वैल्यू 1 से बड़ी होती है और स्टेप डाउन के अंदर उसकी वैल्यू 1 से छोटी होती है। ओके, यहाँ पर हमारा शॉर्ट आंसर टाइप 1 वाले जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो गए। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 1 नंबर वाले सवालात और 2 नंबर वाले सवालात कंप्लीटली हल कर लिए जो क्वेश्चन बैंक में पूछे गए हैं। इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम लोग 3 नंबर वाले सवालात और 4 नंबर वाले जो सवालात हैं वो करेंगे, और फिर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो चैप्टर है वो पूरी तरह से एंड हो जाएगा। चलिए स्टडी करते रहिए, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हो वो शेयर करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।